है तो, अगर नहीं है तो फिर वो मूव ही करता रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ समथिंग इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। समझे कि नहीं? यही हो रहा है ना? हो रहा है? हाँ, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो वो दो बॉल ले लीजिए, या फिर ये दोनों सामान, आई मीन ट्रक और कार, ये दोनों चीजें जो आपस में टकराने वाली हैं, ठीक है, दिस थिंग टुगेदर फॉर्म्स अ सिस्टम। इसको हम एक सिस्टम कहेंगे जो एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे अगर हम इसको ऐसे टकरा दें तो फिर ये दोनों जो है वो सिस्टम हो जाएंगे, वो दोनों सिस्टम हो जाएंगे। कौन? ये और ये सिस्टम हो जा रहा है। हर वो चीज़ जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे हम चल रहे हैं तो हम और जमीन धरती मैया सिस्टम है, वैसे ही ये दोनों सिस्टम बनेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? बुझ पा रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं? फाइन होगा कि नहीं? ओके, अब ध्यान देंगे कि ये दोनों टकराएगा तो सपोज दैट कि ये और ये ऐसे टकरा गया, तो जहां टकराया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसको हम कहते हैं कोलिजन। क्या कहते हैं? कोलिजन। क्या कहते हैं? कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के बाद क्या होगा कि ये भाई साहब जो है वो रुक जाएंगे और ये भाई साहब जो है वो चलते चलेंगे। ठीक है, ये ट्रक और ये कार, ये ट्रक ये कार, टीसी, है ना? फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, अब ध्यान दें कि हमने क्या कहा, ट्रक और कार ये दोनों जो है वो एक सिस्टम बना रहे हैं। व्हाट दे आर फॉर्मिंग? सिस्टम। तो सिस्टम यहां है और एक बार सिस्टम यहां बन रहा है। सिस्टम अभी भी सिस्टम में ही है ना, थोड़ी अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी रिएक्शन भी अगर होता है ना, आई टोल्ड यू कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, डिड आई टोल्ड यू? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जब हम लोग पढ़ रहे होंगे उस समय बताया आपको कि सिस्टम क्या होता है, जहां पे रिएक्शन हो रहा है और उसको छोड़ करके जगह को सराउंडिंग कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में टकरार हो रहा है तो इन दोनों को सिस्टम बोलेंगे, और बाकी जो जगह है पूरी दुनिया इन दोनों के लिए सराउंडिंग हो गया। सीधी सी बात। फाइन, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? दो एस्पेक्ट्स आप देख पाते हैं यहां पे, सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड अगेन द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। टकराए से पहले और टकराइला के बाद, राइट? टकराने से पहले बिफोर कोलिजन, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन। क्लियर? टर्म्स क्लियर है ना? कि नहीं? ग्रेट। अच्छा, टकराने से पहले यहां पे आइए, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और ये है हमारा आफ्टर कोलिजन। ठीक है? अच्छा, बिफोर कोलिजन जो अगर ध्यान देंगे तो ये जो ट्रक है इसका कुछ मास होगा। बोलिए, ट्रक बिना मास के कैसे होगा? और ये जब चलने लगेगा तो इसमें वेलोसिटी भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका मास भी है और वेलोसिटी भी है। इसका मतलब है कि इसका कुछ मोमेंटम होगा। मास, वेलोसिटी, मोमेंटम होगा इसका कुछ कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? ओके, ग्रेट। सो इसके मोमेंटम को लेट अस से मोमेंटम ऑफ द ट्रक, मोमेंटम ऑफ द ट्रक, और इसका भी कुछ मोमेंटम होगा। टकराने से पहले भाई रेस्ट में ही है तो मोमेंटम उसका जीरो है ना? मोमेंटम है कि नहीं? तो मोमेंटम ऑफ द कार, बोले तो मोमेंटम ऑफ द कार। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इट विल बिकम मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये कौन सा है? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट? दोनों को जोड़ के टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये कब है? बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बात क्लियर? अब हम आते हैं यहां पे, टकरा गई, टकरा गया ये, टकराने के बाद ये वाले कंडीशन में आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में अगेन इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, हो जाएगा ना इसका कुछ। भाई मास तो उतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी तो बदल गई, जिसके कारण इसका मोमेंटम भी बदल जाएगा।
मोमेंटम भी इसका बदल जाएगा। सो लेट मी कॉल दिस वन एज मोमेंटम ऑफ द ट्रक, ऐसा, या ठीक है ऐसे रहने दो, मोमेंटम ऑफ द ट्रक। और इसका जो कार का जो है वो मोमेंटम ऑफ द कार हो जाएगा, क्योंकि ये इसका स्पीड अप हो जाएगा फिर, है ना। मास तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन वेलोसिटी बदल जा रही है। बट अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अगेन मोमेंटम ऑफ द ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ द कार विल टुगेदर गिव मी द मोमेंटम ऑफ द, या सॉरी, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कब? आफ्टर कोलिजन। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये देखिए ये मोमेंटम ऑफ द ट्रक दूसरा था, मोमेंटम ऑफ द ट्रक यहाँ पे दूसरा हो जाएगा क्योंकि इसका वेलोसिटी दूसरा है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी दूसरा है, तो इन दोनों का मोमेंटम दूसरा दूसरा है। लेकिन यहाँ पे आइएगा तो इसका मास तो सेम रहा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया, जिसके कारण मोमेंटम में बदलाव आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर जो मोमेंटम है और यहाँ पर इसका जो मोमेंटम है वो भी दूसरा दूसरा है। इसका मतलब है कि इनका मोमेंटम अलग और इनका मोमेंटम अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा रहा है कि नहीं? देखो ना, 10 का स्पीड से चल रहा था, ये 20 का चलने लगा टकराने के बाद। टकराने के बाद 20 चल गया और फिर रुक गया, रिड्यूस हो गया, तो मोमेंटम में बदलाव होगा ना कि नहीं? बदलाव होगा, राइट कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं होगा? ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। सिस्टम समझ में आ रहा है? सिस्टम समझ में आ रहा है? कोलिजन समझ में आ रहा है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन समझ में आ रहा है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन समझ में आ रहा है? हाँ, बट देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग ही होने हैं, राइट? बट यहां पर एक छोटा सा बदलाव आता है, एंड इट स्टेट्स दैट कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या बोलता है? ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। बोले तो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। समझ गए? नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स सेम और कंजर्व्ड। मतलब ऐसा लगता है कि इसका मोमेंटम दूसरा है, अभी टकराए के बाद ये दूसरा दिखे लगेगा तो ऐसा लगेगा कि मोमेंटम इन लोग का दूसरा दूसरा है, बट ऐसा नहीं है। टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम सिस्टम में सेम रहता है। समझ गए? नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिंपल पूछा जाए कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो व्हाट वुड यू से कि द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, प्रोवाइडेड दैट कि आप कोई उंगली नहीं कर रहे होंगे उसमें, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा उसमें। तब ऐसे नहीं, मतलब गाड़ी टकरा गया उसके बाद आप लगातार धकेले जा रहे हैं, गाड़ी टकरा गया, ये दोनों टकराया, उसके बाद भी आप धकेले जा रहे हो, तो फिर आप तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ना जी, तो फिर कैसे होगा? ऐसे नहीं, आपको कुछ नहीं उंगली करना है, जो है सो आपने जाने दो, उसको छेड़ना छाड़ना नहीं है, देन ये जो नियम है वो सिद्ध होगा। समझ आया? आपको कुछ इसमें फेरबदल नहीं करना है। लेट द सिस्टम बी द सिस्टम, डू नॉट ट्राई टू बी द प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम, लेट द सिस्टम बी इन प्रिंसिपल। देखिए इंग्लिश समझ गए? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि द नेट मोमेंटम और द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। बस ये केवल छोटा सा ऐड करना पड़ा गया, बाकी क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, प्रोवाइडेड दैट
external force is unbalanced force acts on the system. जी, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्टिंग ऑन द system. सिस्टम. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Momentum. मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सिंपली समझ गए? आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं. बस ध्यान केवल इतना ही रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो सिद्ध है, ट्रू है, वेरीफाइड है, जस्टिफाइड है. समझ गए? मोमेंटम कभी सिस्टम का बदलता नहीं है. समझ गए कि नहीं? ऐसा लगता है कि जैसे बदल गया, बट ऐसा होता नहीं. समझे? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा है कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड? व्हाई इज इट सो कि मोमेंटम जो है इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड? सब ही एकदम ट्यूशन से गाड़ी ले जाओ एकदम बैक करके उधर से भी जा सकता था. हुरहुराना उसको यहीं पे आके. तो यार पागल सब. लेकिन आदमी बर्दाश्त नहीं होता है. कोई कहीं अच्छा जगह पे कुछ अगर हो रहा है ना, आदमी पट से एकदम पूरा बाजा बजा देगा जोर जोर से, हैं? एकदम जोर जोर से बाजा बजा देगा. और गाना भी ऐसे सब बजाएगा कि एकदम पूछो मत. अपना फैमिली में जो सुनने लायक नहीं हो सब गाना वैसा बना, वैसा वैसा गाना बजा लेगा. और कस के खाली चिल्लाएगा. दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, और मूर्ति के पीछे बैठ के वो लोग दारू पीता है. पगला सब सिखा बड़ा. अच्छा जगह पे ही नहीं कि मतलब भाई स्कूल है, कोचिंग है या इंस्टीट्यूट है, बच्चे पढ़ रहे होंगे वहाँ पे. देखा हो तो बच्चा पढ़ रहा पौ पौ करके एकदम कस कस के एकदम हॉर्न मार के पार होंगे वहाँ. क्या जरूरी है? आप नहीं पढ़े, कम से कम अगले पढ़ने दीजिए. कितना बोलोगे? बोलोगे बोलोगे ढेर चर्बी चढ़ रहा है. करा चर्बी चढ़ रहा है इसको, हैं? 2 अक्षर पढ़ने लिया है कि बस फुटानी कर रहा. पढ़ने दिया जाए. जाहिर सी बात है यार, हॉस्पिटल है और आप स्कूल्स हैं तो उसमें ज़्यादा पौपो पोपो करके नहीं पार होना चाहिए. समझना चाहिए इंसान को. डिस्टर्बेंस होता है. आपका क्या है? अभी जाके वहाँ जाके खाली ताश खेलना है, उसके बाद फिर निकल लेना है दारू पी के. अगला बच्चा पढ़ रहा है, उसमें मेहनत कर रहा है, फोकस की ज़रूरत पड़ती है ना पढ़ने के दौरान. बस एकदम फुरफुरा देना है कुछ उससे. ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि हैव यू एवर थॉट, क्या आपके दिमाग में ये आया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रह रहा है, या वो चेंज नहीं कर रहा है, या वो बिल्कुल सेम क्यों हो रहा है? टकरा रहा है, हमको दिख रहा है कि अलग अलग होना चाहिए था. क्यों ऐसा हो रहा है कि द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कभी बदलता नहीं है? व्हाई? व्हाई? क्यों? सोचो सोचो, ऐसा क्यों है? Why is it so that the net momentum of the system is always remaining conserved? Why? वो ट्रक जो मतलब वेलोसिटी से मूव करते हुए आ रहा था, उतना ही फोर्स से वो उस पे टकराता है कार पर. उसका जितना वेलोसिटी रहता है उतना ही वेलोसिटी से वो भी मूव करने लगता है कार. इसीलिए. अच्छा, ओके. समथिंग एल्स इफ यू वुड लाइक टू से. बोलेगी कि नाहक बोलेगी? यस? नहीं पता? ओके. देखिए, ऐसा इसलिए है बिकॉज न्यूटन ने क्या कहा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब यदि ये भाई साहब अपना सारा मोमेंटम इसको देता है टकरा के, मैंने कुछ फोर्स से इसको मारा, तो जितना ही फोर्स से इसको मारा है ई भेड़ा इसको भी उतना ही फोर्स से मार देता है. बस खाली उल्टा डायरेक्शन में मारेगा. बोला ओह अच्छा 20 का मोमेंटम दिया, ले तोड़ दिया 20 का मोमेंटम जो. बस खाली इसका मास ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा इधर मूव नहीं किया. दैट इज वाई द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेनिंग कंजर्व्ड. न्यूटन के तीनों लॉ से आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा. न्यूटन का पहला लॉ आपको बताता है इनर्शिया के बारे में. न्यूटन का दूसरा लॉ आपको बताता है फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में. न्यूटन का तीसरा लॉ आपको बताता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में. बिकॉज ये जितना मोमेंटम देगा उतना ही मोमेंटम इसको वापस भी मिलेगा. बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन
इक्वल, ओहो अच्छा, बराबर वाला था। तो जब बराबर था तो फिर कहाँ खत्म हुआ? आई मीन घटा बढ़ा कहाँ? उतने रहा। तुमको 2 झाप मारी, हम तुमको 2 झाप मार दिए, बात खत्म हो गया। ले ऐस कर, समझ गए कि नहीं? बस ये था कि किसी किसी को 2 झाप बर्दाश्त करने की ज़्यादा क्षमता रहता, किसी की नहीं रहता। तो ई इसको मारा, जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं हुआ, लेकिन उतना ही फोर्स से कार भी इसको मारेगा, लेकिन बर्दाश्त कर लेता है। ओ होशियारी, ले मार। बुझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप में जो भी मोमेंटम का बदलाव आएगा, या जितना भी मोमेंटम से तुम इसको धुकोगे, उतना ही मोमेंटम से ये भी फिर तुमको धुक देगा। बस ये है कि तुम हेवी हो तो तुम हिले नहीं। समझे कि नहीं? रिमेंबर दैट सांड। सोचो गंगा के मारेगा तब से, ठीक है? तो गंगा तो लबदा गई उधर, ठीक है, लेकिन गंगा कुदरे कुदरे बोला मारा हमको, सिंह लेके जाएगी ऐसे करके मारे ला वगैरह, तो टकराएगी तो बाद फिर से तो लबदा जाएगी। ले फिर जो कोई उपाय नहीं उसका, समझ गए? बिकॉज कि वो ऐसा था और आप ऐसे हैं, अंतर है कि नहीं? हाँ, दैट्स वाई। तो वो भी बोलेगा हाँ आ जा, ठीक, गुदगुदी ठीक हो रहा, आ जा, कम। यस, क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइन। थीम समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोई दिक्कत है ना? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे और फिर लिख भी लेंगे, राइट? चलिए बहुत बेहतरीन, ओके। चलिए, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लें। मेरे ख्याल से आप खुद भी लिख पाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या बोलता है कि द नेट मोमेंटम, नेट बोल दीजिए या टोटल बोल लो, द नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन is always equals to the net momentum of the system। किसका नेट मोमेंटम रे? वो तो बताना होगा ना। नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन is always equals to the net momentum of the system after collision। ठीक है? ओके। provided that no external unbalanced force is acting on the system। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है? इसको आप और भी छोटे छोटे शब्द में आप बोल सकते हो, लाइक आपको बोले कि बताइए नेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो आप इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट कि मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। माने मोमेंटम को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, केवल वन बॉडी टू अनदर बॉडी में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। यू कैन नॉट क्रिएट नीदर यू कैन डिस्ट्रॉय। क्लियर? जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास आपने सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझे? उसी प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन बोले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ गंगा कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ पंखा कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल। वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल, एक लाइनर। समझ गए? तो इसको आप यूं भी बोल सकते हो कि मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और आप इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते।
क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, सो द नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब आपका आप पर है कि आप किस तरीके से आप करें। आई वुड से कि आप दोनों ही, ये तो आसान है ही है, मोमेंटम का नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप देखिएगा कि थोड़ा सा नंबर ज़्यादा दे बोला कर लो। द नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। समझ गए? आई थिंक दैट विल बी प्रिटी मच वेल गुड। आई गेस कि ये इजी है ही, साथ ही साथ ये वाला जो है आपको जो थोड़ा सा अटेंशन अगर रखे होंगे वाइल एक्सप्लेनिंग तो हो गया होगा। दैट द नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सिस्टम। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग बहुत अच्छा। ओके, सो इज इट क्लियर? एनी इश्यूज? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लेंगे, है ना? चलिए बहुत बेहतरीन। लेट अस गो फॉर इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना? आप इसको ध्यान रखेंगे एंड डोंट वरी, आप अगर ध्यान से सुनेंगे अभी तो आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाओगे, हो जाएगा, खुद भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? स्कूल में बता दिया गया है? बता दिया गया? चलिए ठीक। आइए, लेट अस कंसीडर 3 कंडीशंस। ठीक है, 3 कंडीशंस हम कर रहे हैं। ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट बी ए, एक ऑब्जेक्ट ए रख रहे हैं हम, इसका मास है m1। ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बी, इसका मास है m2। अब क्लियर है कि m1 और m2 बराबर नहीं है, ठीक ना? इतना ध्यान रखें, इतना बड़का बड़का करेंगे, छोटा कर लेते हैं। ठीक, आइए, ए इसका मास है m1 और ये आया b, इसका मास है m2। ठीक, एंड लेट दिस m1, लेट दिस ऑब्जेक्ट ए और b कर दे, कार और ट्रक रहने दे। चलो ठीक, कार और ट्रक रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रक और ये हमारा कार, ठीक ना? ये जो ट्रक है, सपोज दैट कि इनिशियली इट हैज गॉट अ वेलोसिटी ऑफ u1। ठीक है, और ये भाई साहब जो है इनिशियली ये जो है वो u2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u2। लेट अस सपोज कि ये थोड़ा सा मूव भी कर रहा है, सपोज, नहीं तो बोलोगे कि हाँ खाली रेस्टेबल हम थोड़ी, मान लो चल रहा है और हम पीछे से मार दिए, तब भी तो हो जाएगा ना? तो लेट अस कंसीडर दिस वन, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर रेस्ट में हो जाएगा तो u2 का वैल्यू 0 कर देंगे, हो जाएगा, बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? हमेशा रेस्ट वाले में करके देखेंगे फिर तो फिर गड़बड़े हो जाएगा, समझे ना? इसलिए थोड़ा सा लेट अस से कि इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। फाइन, ओके। उसके बाद आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या होता है? टी टाइम के बाद क्या होगा कि दे विल कोलाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रक और ये हो जाएगा मेरा कार। ये है भाई साहब m1, ये है u1, ये है m2 और ये है u2, टकरा गया। दिस इज द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक ना? दिस वन इज बिफोर कोलिजन। बोलो सही बात? बिफोर कोलिजन। उसके बाद टकराया तो क्या होगा कि ट्रक जो है वो कार पे एक फोर्स लगाएगा, तब ना वो आगे और हो जाएगा, होगा कि नहीं? और फोर्स लगाया तो ट्रक का स्पीड जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये आता है मेरा ट्रक, मास उतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी इसकी बदल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी बदल जाएगी। तो लेट अस से ये v1 है और फिर ये हमारा आया कार। क्या मास में कोई बदलाव होगा? नहीं, लेकिन वेलोसिटी वो बदल जाएगी। ये हो गया मेरा आफ्टर कोलिजन वाला सीन, ठीक ना? क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, आइए नाउ आराम से एकदम देखो, बहुत मुश्किल एकदम बिल्कुल नहीं है। आराम से सारी चीज़ें जो तुम्हारे खोपड़ी में धस जाएंगी, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? बस इससे पहले जो चीज़ें बोले हैं केवल वो ध्यान रखना, ठीक ना? कुछ भी नया हम नहीं करेंगे। फाइन, आइए नाउ अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ट्रक। एक बात बताओ, यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउ, यहाँ पे लिखते हैं बिफोर कोलिजन, ठीक ना? बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ट्रक? मोमेंटम ऑफ द ट्रक इज मास ऑफ ट्रक, राइट? मास ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। बोलो सही बात है ना?
सो मास ऑफ द ट्रक इज m1 m1, वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज u1 u1 इनिशियली, है ना, बिफोर कोलिजन, हाँ होगा कि नहीं? सो हम क्या बोले, मोमेंटम ऑफ द ट्रक, सो मोमेंटम ऑफ द ट्रक हमारा बिफोर कोलिजन, ठीक। सो ठीक है, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। नाउ मूविंग ऑन टू मोमेंटम ऑफ द कार, मोमेंटम ऑफ द कार बिफोर कोलिजन, है ना, मोमेंटम ऑफ द कार बिफोर कोलिजन इज मास ऑफ कार इनटू वेलोसिटी ऑफ कार, राइट। सो मास ऑफ कार कितना है, m2 इनटू वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, u2, बोलो सही बात होगा कि नहीं? अब मुझे बताइए व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ द कार। इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों को जोड़ देंगे तो सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा, वही चीज तो पहले किए, होगा कि नहीं? सो यहां पे आ जाएंगे हम मोमेंटम ऑफ द ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ द कार, ये m से समझ आएंगे, मोमेंटम लिखे हम, ओके। सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू ये वाला m1 u1 ट्रक का मोमेंटम m1 u1 प्लस मोमेंटम ऑफ द कार इज m2 u2 बोलिए, क्लियर? दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ठीक ना? यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं, देयरफॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2, बोलो सही बात है ना? वही लिखे हम, फाइन। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग फिर से छाप लेंगे, बहुत तगड़ा। चलिए ले लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, नहीं। चलिए ये हमारा इक्वेशन 1 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वेशन 1, ठीक ना? अब आइए नाउ आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद, बोलिए सही बात कि नहीं? कोलिजन के बाद, इससे पहले एक्चुअली जब ये कोलाइड करेगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, चलिए ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो हम इसके बाद हम इसको कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर कोलिजन देखते हैं, मोमेंटम ऑफ द ट्रक आफ्टर कोलिजन इज मास ऑफ ट्रक इनटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। तो मास ऑफ द ट्रक कितना है m1, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर कोलिजन इज v1, तो इसको मिटा के v लिख दिए, ठीक। उसी प्रकार से मोमेंटम ऑफ द कार विल बी मास ऑफ द कार इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार, सो m2 इनटू v2 फाइनल वेलोसिटी वाला, है ना, वेलोसिटी द कार। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द ट्रक आफ्टर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, बोलो सही बात हो जाएगा? तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, इक्वेशन नंबर 2, बोलो देखी? चलिए बहुत बेहतरीन, हम लोग फिर से इसको हाँ ओके, आइए जरा एक बार और लिख लें। हमने क्या निकाला है कि m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और m1 v1 प्लस m2 v2 ये इक्वेशन 2 है। ये नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन है और नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन है। बाय द लॉ अगर हम इन दोनों को इक्वल साबित कर पाएं, अगर हम इन दोनों को इक्वल साबित कर पाएं तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेटिस्फाइड है या वेरीफाइड है या सही है, समझिए? क्योंकि यही बोल रहा है ना कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, ये प्रूफ करना है, दिस इज टू बी प्रूव्ड, फाइन, वी हैव टू प्रूव दिस वन, समझ गए? तो इसको हम मिटा देते हैं अभी,
इसको इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमें इक्वेशन 1 और 2 को प्रूव करना है कि हाँ ये दोनों इक्वल है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूव इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट थिंग। ठीक ना, चले तो प्रूव करें। चलो फिर, कहाँ जाएगी, चल फिर। ओके, प्रूफ करने के लिए आपको एक जगह जाना होगा, ठीक है, एंड दैट इज एट द टाइम ऑफ कोलिजन। यू विल हैव टू गो देयर एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, अब आइए नाउ, क्या है ये, अबरी, क्या है, नाउ एट द टाइम ऑफ कोलिजन, थोड़ा सा हम ध्यान दें इसमें, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, टकराए के बेरा, है ना, टकराने के समय क्या हो रहा है यहाँ पे, टकराने के समय में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो टकरा रहा है ये ट्रक और ये कार, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ट्रक जो है वो इस पर फोर्स लगा रहा है और ये जो है वो इस पर फोर्स लगा रहा है। कि नहीं, क्लियर ना, ओके ग्रेट। अब आप देखो, एट द टाइम ऑफ कोलिजन इट इज क्लियर दैट, हम लिख देते हैं, ठीक है, इट इज क्लियर दैट द ट्रक is applying some force on the car। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि let the force applied by the truck, ध्यान से देखिए इसको, स्टेटमेंट को, let the force applied by the truck on the car be F1। उसको हम F1 मान लेते हैं, मतलब कि ये जो है वो इस पर F1 फोर्स लगा रहा है। समझ गए। तो अब वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो, क्या जानते हैं हम लोग, अच्छा, वी ऑल नो दैट कि F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। होता है कि नहीं होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है कि नहीं होता है, बोलो, सही बात होता है ना, ओके ग्रेट। तो अगर हम मान लो कि F1 निकालना चाहते हैं, बोले तो फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार, फिर से फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार, ट्रक के द्वारा कार पर कितना फोर्स लग रहा है, समझे कि नहीं, द फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार। यहां पर देखो हम ऐसे लिख देते, ठीक है, F1 को कुछ ऐसे लिखेंगे ताकि तुमको ध्यान रहे, फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार, ठीक, ऐसा याद रहेगा, फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार, इसी को हम F1 बोल रहे हैं, ठीक ना, ध्यान रखना, इन एक बातें हुआ F1 कर लिया, यहाँ ऐसे कर ली, ठीक, ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार। अब ठीक है, दोनों में से कोई भी कर लेंगे। फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार इज इक्वल्स टू मास किसका, मास ऑफ द ट्रक, राइट, मास ऑफ द ट्रक। यस, बताएं किसका मास लेंगे, यहाँ यहीं पे थोड़ा सा पेचीदा होता है ये, बाकी सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं होता है, यहीं पे है, अच्छा से सोच के बताइए कि किसको लेंगे। इसको पार कर गए, पार कर गए, हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं हम, ट्रक का मास लेंगे, ट्रक का मास लेंगे, काहे रे, क्योंकि ट्रक उस पे फोर्स लगाएगा ना, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो हम ट्रक का ही ना मास लेंगे। एनीबडी एल्स, किसी को और कुछ, सोच लो एकदम सोच लो, लोड नहीं मेरे को। अगर ये चीज़ आप कर लिए तब तो फिर एकदम कहना नहीं।
ठीक से। आप जब किसी को मारते हैं तो क्या मायने रखता है, आप ये समझ के देखिए। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। यस, सोच के देखो। आप जब किसी को मारेंगे तो क्या मायने रखता है? यस, आई एम वेटिंग। जिसको मार रहे हैं वो, जिसको मार रहे हैं वो मायने रखता है। किसको मार रहे हैं ये हमें देखना जरूरी है। अब कोई रहेगा तभी ना मारेंगे, ऐसे थोड़ी ना। चुट्टू का ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, यस, तो आप बताएं कि यहाँ पे जो m का जो वैल्यू है, क्या हम निकाल रहे हैं? फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार, राइट। ट्रक जो है वो कितना कार पे फोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए मुझे मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में दिस इज द थिंग कि जो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, कि F इजिकल्स टू ma तो पढ़ा दिया, लेकिन किसका मास और किसका एक्सेलरेशन, दिस इज द ट्विस्ट ओवर हेयर। यस प्लीज। सो m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू मास का मतलब ट्रक का मास होगा। ट्रक का मास होगा, राइट, जो कि पहले से आप बोलते ही आ रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं द फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक टू द कार, और हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे कि फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, नहीं, हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बोलने वाले थे हम? तो बोल, हमसे क्यों पूछ रहे? हाँ, यहाँ ट्रक कार पे मास मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मास ट्रक का ही होगा। अरे हम नहीं बोल, अरे हम क्या बोल रहे थे, नहीं बोला, ट्रक का मास होगा। Okay, as I told you कि this is not the first time that people or students have got this kind of notion, ठीक है, यह पहली बार नहीं है जहाँ बच्चे फंसते हैं। हम हर साल बच्चे को यहीं फंसाते हैं। अब बोल किसका? And every year the students give me the same answer that you are giving me कि it is the mass of the truck। इस बार हम ट्रक और कार ले लिए हैं, हो सकता है पिछले बार कुछ और बड़ा चीज़ और ये सब लिए होंगे जिसका मास ज़्यादा वगैरह होगा। खैर, ज़्यादा या कम ट्रक और कार है, इसलिए आप थोड़ा सा इमेजिन कर लिए कि ट्रक का मास लेंगे। अगर हम ट्रक के बजाय बॉडी ए और बॉडी बी कर देते तब, जिसमें पता नहीं था कि m1 ज़्यादा है कि m2 ज़्यादा है। अब अभी हम ट्रक और कार कर दिए तो तुमको विजुअलाइज हो गया कि वो ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसका हम दे देंगे। सपोज दैट कि ट्रक और कार के बजाय अगर हम जो बॉडी ए और बॉडी बी कर देते और इसका मास m1 और इसका मास m2 रखते, नाउ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, तो तुमको ट्रक जो है वो तुमको बड़ा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे डाल दिया। ना व्हाट डिड यू से, व्हाट वुड यू से इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन? तब बोल जाने मन, अब बोल। यस मास ऑफ ए बोल। मास ऑफ ए। Okay, great. So let me tell you, let me break this myth. So over here, अगर ट्रक कार में जोर लगा रहा है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कार का मास क्या है, नॉट ऑफ द ट्रक डार्लिंग। ट्रक का नहीं देखेंगे। We would see the force, or sorry, we would see the mass of the car. No visualization? नहीं? Okay. Suppose that कि एक कार है, ठीक है,
और आपको जो है उसको धक्का देके आगे बढ़ाना है, ठीक है। व्हाट वुड यू सी कि तुम 25 किलो की है कि गाड़ी कितना का है? गाड़ी कितना? एग्जैक्टली। मास तुम किसका ध्यान दे दी? कार का। हाँ कार। फोर्स कौन लगा रहा है? आदमी किस पर? कार पे। किस पर? किसका मास ध्यान दिए? आदमी का। आदमी का ध्यान दी? नहीं, कार का। कार का। इफ इट इज अ बिग व्हीकल, यू नो कि फोर्स कम पड़ेगा, तो 3-4 आदमी और बुलाइएगा आप, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, आपका नहीं। आप कितना फोर्स लगाएंगे ये अगले वाले, सामने वाले के मास पर डिपेंड करता है, आपके मास पर नहीं। ये आदमी का नोशन है, हम भारी हैं तो ज़्यादा जोर से मार पाएंगे, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। या सिंपली आप गेंडा को मारना चाहिएगा, फोर्स लगाना चाहते हैं आप उसमें, तो आप अपना वजन देखोगे कि गेंडा का? हैं? किसका देखोगे? गेंडा। गेंडा का। और अगर गेंडा तुमको मारना चाहेगा तो वो किसको देखेगा? खुद को कि जिसको मारना चाहता है उसको? जिसको मारना चाहता है उसको। एग्जैक्टली। उसके अनुसार वो डिसाइड करेगा कि हमको कितना स्पीड में जाके धक्का मारना है उसको, कि चित्तर बित्तर कर देंगे। देखेगा कि बड़ा मास ज़्यादा है, ज़्यादा जोर लगाएगा, वो कम है तो फिर कम फोर्स लगाएगा, उतने में तो छितर आ जाएगी। फोर्स बेशक हम लगाते हैं, लेकिन ये बात उस बात पे डिपेंड करता है कि अगला वाला जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं उसका मास क्या है, उसका मास क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बुझे कि नहीं? आर यू आउट ऑफ योर मिथोलॉजिकल? अगर यहीं पे ए भी रहता तो उससे हम लोग को कैसे पता चलता? चलिए ठीक, आ जाओ। अगर हम यहाँ पे ए दे देते, इसका m1, ठीक है, इसका m1 हो जाता, और यहाँ पे b दे देते, इसका m2 हो जाता, ठीक ना? तो आप बोल रहे हो कि फोर्स अप्लाइड बाय a ऑन b, फोर्स अप्लाइड बाय a ऑन b इज इक्वल्स टू मास ऑफ b इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b, ये होता है। अगर a b में कितना ताकत लगा रहा है, a b में कितना ताकत लगाएगा, वो देखेगा b का मास कितना है। मान लो कि तुम दोनों आपस में लड़ना चाहती है, ठीक है, तो तू कौन कितना जोर से मारेगा ये डिपेंड करता है ना, आपस में देखेगी ना जी कि तुम अगली बिनीता या काजी नाम था बिनती, वो कितने मास की है। अब उसको धक्का देना चाहते हैं तो यू विल हैव टू सी कि आप उसको जो है वो कितने वजन की है, बजाय इसके कि आप कितने वजन के हैं। ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपको वो देखना होगा कि वो कितना है, और वैसे ही वो देखेगी आप पर कि उसको कितना जोर से मारना है, फूंक देना है कि धक्कल देना, क्या करना है, उसके अनुसार देखेगी ना वो है। तुमको धकेलने के लिए हम हाथ का जोर करेंगे, ऐसे धकेल देंगे, राइट। पंख को धकेलने के लिए आई जस्ट ब्लो अप, ऐसा कर देंगे। वाई? मेरा वजन तो नहीं घटा था, उतने वजन के थे हम, तो धक्का क्यों नहीं मारे? बिकॉज माई मास इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न डार्लिंग, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अप्लाइंग अ फोर्स इज the mass of the body upon which the force has to be applied. क्लियर है? जिस बॉडी में फोर्स लगाना है उस बॉडी का मास कितना है, ये फैक्टर है। जो बॉडी फोर्स लगा रहा है वो मास कितने का, उसका मतलब नहीं है मेरे को। क्लियर है? फाइन, ओके, फाइन ना? या कोई इशू है? नहीं। तो मुंह कान लटका लिए थे में। क्लियर? जो सोचते हैं सब गड़बड़ हो जाता है यहाँ। फाइन। इसलिए इसको हम बीच में यहाँ रोकते हैं ताकि आप सोचें, आपके पास जितनी भी कचरा है आप सब इकट्ठा कर लो। ये नहीं कि घर जाने के बाद बोले अरे बोल सकते थे हम। और भी कुछ है तो आप बोल सकते हैं। फाइन। आप किसी को देखिए ना, आप किसी को मारना चाहते हैं तो आप देखिएगा ना आपसे बड़ा है कि छोटा है, देखोगे नहीं कि बस मारना है तो जाके अपना चच्चा अपना पापा को मार देगी एक झाप, कहेगा कि हमको मारना था। देखेगी नहीं कि अरे भाई तुमको मारना है, बहुत अच्छा, किसको मारना है ये देखेगी ना कि वो कौन है क्या है, नहीं देखती है कि अपना वजन खाली देखेगी, अरे हम 62 किलो के हो गए आज तो धुन देंगे भैया को, है फिर
बाय द वे हु इज 62 ओवर हियर? नो वन। नहीं। सब एकदम लेडीज लोग जो है ना, उम्र और वेट बस कम से कम रखवा लो लोग से। सो फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार इज मास ऑफ द कार, मास ऑफ द कार इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ठीक है? सो आइए, फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार इज इक्वल्स टू मास ऑफ द कार दैट इज m2। m2 मास, अरे कहाँ गया ट्रकवा करवा, हाँ ये m1 था, ये m2 था, है ना। सो m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार दैट इज AC। अब ये AC क्या है भाई, AC पसंद नहीं आया। आइए, एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन क्या होता है? इनिशियल नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। अरे गजब। सो इनिशियल वेलोसिटी बोले तो VI माइनस फाइनल वेलोसिटी। नहीं, VF माइनस VI। अच्छा, अपॉन टाइम। ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी कितना है कार का? नहीं, V2। V2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? U1। U नहीं, U2 कार का। U2 अपॉन T टाइम टेकन। ये है हमारा AC। सही बात? वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ ठीक लगेगा का? आइए, सो फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार इज इक्वल्स टू m2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन T। बोलिए, सही बात? कोई दिक्कत? नहीं। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार। क्लियर है कि नहीं? ओके, लेट अस कंसिडर दिस वन एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, बहुत बेहतरीन। अब हम इसको दोबारा छाप लेंगे। गजब, एक के बार छापना, 2 बार करके क्या फायदा है, प्रैक्टिस कर लेना 2 बार। चलिए, छाप लिए? आगे बढ़े? आइए, now moving on, it is clear that the truck is applying some force on the car. Let the force applied by the truck on the car be F1, that is that one। ठीक है, इसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि by the Newton's third law of motion। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मिटा ही डालते हैं, इसको केवल याद रखेंगे m2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 नहीं U1। हाँ V2 माइनस V1, ठीक तो है, V2 माइनस V1। ठीक, तो उसका वैल्यू पुट नहीं किया, किसका? वो एक्सेलरेशन माइनस U2 ना। हाँ तो किया ना, ये U2 V2 माइनस U2 था। हाँ। ओहो, अच्छा U2 ये हो गया ना। अब ठीक ना? चलिए ठीक, ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देंगे, आसान हो जाएगा, है ना। आइए इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? m2v2, ये देखो, फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस m2u2 माइनस m2u2 अपॉन t। बोलिए, सही बात है? लेट अस कंसीडर दिस वन एज इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, m2v2 माइनस m2u2 इज अपॉन t इज माई फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? ओके, आइए नाउ व्हेन द ट्रक अप्लाइज सम फोर्स ऑन द कार, जब ट्रक जो है वो कार पे फोर्स लगाएगा तो कार का छोड़ देगा? नहीं। कार भी तो फोर्स लगाएगा। न्यूटन बोला ना जी, तू मारेगा हम भी मारेंगे, गांधी जी थोड़ी है कि मार दिए, ओहो पीछे डिक्की से मार दिए, हम घूर जा रहे, लीजिए आगे इंजन दरने में मार दीजिए, ऐसे थोड़ी होगा। ये भी मारेगा उसको, है कि नहीं? ओके, सो नाउ व्हेन द ट्रक applies some force on the car, then the car also applies some force on the truck, right? ये हमको कैसे पता चला?
बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन बेचारा बहुत काम किया, शादी ब्याह खाली नहीं किया, राइट? वो भी करेगा। सो लेट द फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द ट्रक बी F2 और फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द ट्रक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? नहीं। ओके ग्रेट। सो फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द ट्रक, या वी ऑल नो दैट कि F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है? सो फोर्स कौन सा है? फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द ट्रक इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ट्रक। हाँ, अभी ये ठीक जा रहा है। मास ऑफ द ट्रक, मास ऑफ द ट्रक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, राइट? सो फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द ट्रक इज इक्वल्स टू m1 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना होगा। आइए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आओ निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज, है कि नहीं? तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक क्या है बताइए? u1 फाइनल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी v1। v1, फाइनल वेलोसिटी इज v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u1 u1 अपॉन t। t। तो at का वैल्यू ये आया, हाँ। ठीक है? उसको हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज v1 माइनस u1 अपॉन टाइम टेकन। बोलिए, है ना हाँ। कि नहीं? है कि नहीं? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, है कि नहीं? सो कमिंग बैक अगेन, फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द ट्रक इज इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। Let us call this one as equation number 4. This is the force applied by the car on the truck. m1 v1 minus m1 u1 upon t. ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन। इसको हम लोग फिर से दोबारा छाप लेंगे। आइए आगे बढ़े। क्लियर? ओके, अगेन, नाउ नहीं, अगेन। क्या ये? गोरी गोरी क्या है? अगेन, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि इफ समवन एक्ट्स ऑन समवन देन दैट समवन विल रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर समवन अगेन। इफ देयर इज सम काइंड ऑफ एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बोलिए, सही बात है ना? कि अगर ये ट्रक मारेगा F1 से तो कार भी मारेगा ट्रक को F2 से। बस बात यहाँ ये है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये भी बोलता है कि F1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ वट एवर दे आर। समझे कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द कार, force applied by the truck on the car is equals to force applied by the car on the truck with a negative sign, with an equal and opposite direction. नेगेटिव यही बताता है ना कि आप उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? पक्का? कसम से? माँ कसम? अपना अपना करना। Okay, so force applied on the truck by the car, force applied by the truck on the car, है ना? है, okay great। तो आप मुझे बताइए accordingly what they are trying to tell you is कि equation 3 is equals to equation number 4 but with a negative sign। आपको ये बोला जा रहा है। तो बताइए equation 3 क्या था? force applied by the truck on the car कितना था? m2v2। चलिए आइए लिखते हैं यहाँ पे m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, ये था ना? इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस m1 u1। पक्का ये था ना?
हाँ गलत हुआ तो गोबेंग बता दे रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे कि हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे, उसका ब्रैकेट हमको अच्छा नहीं लगता है ना, किसी का भी ब्रैकेट हमको अच्छा नहीं लगता है। सो m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t इज इक्वल्स टू माइनस m1v1 प्लस m1u1 अपॉन t। तो ये t और t हमको अच्छा नहीं लगता है, समझे कि नहीं? हाँ तो हमको नहीं लग रहा, तुम लोग को भी नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर? ओके ग्रेट। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर ये नेगेटिव वाला हम उधर भेज दें और ये नेगेटिव वाला इधर भेज दें तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा? बोलिए, सही बात है कि नहीं? होगा? ओके गजब। आइए जरा भेज देते हैं। सो ये आया मेरा m2v2, इधर आ जाओ, प्लस m1v1 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2, ये वाला होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद क्या होता है, इस वाले को हम इधर लिख लेते हैं ना, 1 1 वाला हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आ जाओ, हम क्या लिखे, m1u1 प्लस m2u2, ये वाला इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। क्या ये प्रूव्ड हो गया? फाइन। हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज प्रूव्ड, वेरीफाइड, जस्टिफाइड। ये हो गया। इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 प्रूव्ड। देख लो, m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2। सिंपल, क्लियर है? कोई दिक्कत? ध्यान रखेंगे इसको, सिंपल है। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सिंपल है सिंपल, क्लियर? अब इसमें ध्यान रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 और 6 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। 6 में से कोई भी 5 देगा और आपको छठा पूछेगा। देखो ना क्या क्या है यहाँ पे पैरामीटर, क्या क्या है, m1 m2 u1 u2 v1 v2 है, 2 2 4 2 6 है कि नहीं? और टोटल टर्मिनोलॉजी देखोगे तो यहाँ 4 यहाँ 4, सॉरी यहाँ 2 यहाँ 2, 4 हो गया, और यहाँ पे 4, 8 हो रहा है। लेकिन m1 m2 तो रिपीट कर रहा है ना वहाँ पे, तो वो थोड़ी चेंज हो रहा है, तो 2 को कम हुआ ना। तो 6 पैरामीटर्स है आपके पास, m1 m2 u1 u2 v1 v2। इसमें से कोई भी 5 देगा और छठा पूछ देगा, समझे? कोई भी 5 देगा, आपको डायरेक्टली वो बता देगा, या फिर क्वेश्चन में यू विल हैव टू एनालाइज कि u1 का वैल्यू क्या है, u2 का वैल्यू क्या है, v1 का वैल्यू क्या है, v2 का वैल्यू क्या है, क्या पूछ रहा है, ये सब आपको क्वेश्चन से आपको पता चलना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नाउ द सेम थिंग, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसको आप यूज कर सकते हो फॉर एक्सप्लेनिंग सर्टेन फेनोमेनन्स लाइक द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन, आई मीन रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। वो जो मारे थे तो हम क्या बोले थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, कि वो आगे गया तो उसको उतना ही फोर्स से पीछे धकेल लेता है, इसलिए पीछे जाएगा। समझे? आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बुलेट, इसमें 2 सिस्टम है, एक गन और एक बुलेट। गन है और बुलेट है, 2 मिलके एक सिस्टम बना, हुआ कि नहीं? तो जैसे ही गन जो है वो बुलेट में फोर्स लगाएगा तो बुलेट का मास अलग, बुलेट का मास अलग और उसका वेलोसिटी अलग होने वाला है, गन का मास अलग है और उसका वेलोसिटी अलग होने वाला है। तो क्या होगा कि जैसे ही गन जो है वो बुलेट पे फोर्स लगाएगा तो बुलेट जो है वो सुई से आगे भाग जाएगा। इसका मतलब गन ने उस पर फोर्स लगाया, मोमेंटम उसको दे दिया, उतना ही मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में गन को दे देगा वो, कौन? बुलेट। ठीक है, तो भैया मास तो उतना ही था, मोमेंटम कंजर्व कैसे रहेगा? जब तक कि वो गन जो है वो थोड़ा पीछे ना आ जाए, बिकॉज अगर वेलोसिटी 0 ही रह जाएगी तो फिर नेट मोमेंटम जो है वो ऑलमोस्ट 0 ही रह जाएगा। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज आप वेलोसिटी ऑफ द गन देखिएगा तो अगर आप जिसको 0 ही कर दोगे, बिफोर कोलिजन इज 0, बिफोर आफ्टर स्ट्राइकिंग 0, तो फिर m1 इंटू 0 बार बार हो जाएगा, तो फिर वो टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज वाई जो है वो ये किया जा रहा है कि इसको 0 नहीं होने देना है,
इसीलिए गन जो है वो पीछे आ जाता है। आप इसको इस वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। रॉकेट्स, जेट प्लेन्स जो उड़ते हैं वो वाला, एनीथिंग, सारी चीज़ें जो आप ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने जो एप्लीकेशन किया उसको आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि कैसे चल रहा है। और अगर एग्जामिनेशन में पूछिए दे कि एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो फिर आपको वही करना होगा। ठीक है, केवल ध्यान रखना होगा। समझे कि नहीं? बुझा रहा है? यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर है, 6 में से आप देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। अगर एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको जो है वो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग फिर से छाप लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आपको जो है वो क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आई एम डिक्टेटिंग, जल्दी फटाक से एकदम लिख लो। तो a bullet of mass 10 gram, a bullet of mass 10 gram a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg, gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meter per second, 300 meter per second, full stop. Then calculate the recoiling velocity of the gun. ठीक है, चलिए आइए करके देखें। आ जाओ, लेट मी सॉल्व, एक बता देते हैं, बाकी और क्वेश्चंस दे देंगे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए क्या क्या दिया हुआ है पहले बताएं, एक बार फिर से बोलिए क्वेश्चन। A bullet of mass 10 gram. ओके, मास ऑफ बुलेट, 10 रुक जाए, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम। ओके, सो 10 ग्राम कैन बी कन्वर्टेड इनटू केजी, बिकॉज कि बिना ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ग्राम हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू केजी, इसका मतलब है कि 10 डिवाइडेड बाय 1000 होगा, सो इट इज इक्वल्स टू 0.01 केजी। चलिए ठीक, उसके बाद बताइए मास ऑफ गन 6 केजी, मास ऑफ गन इज 6 केजी। चलिए ठीक, बहुत अच्छा, उसके बाद बताइए वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 300 मीटर पर सेकंड। velocity of the bullet, velocity of the bullet is 300 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक, अब रिकॉइलिंग वेलोसिटी पूछ रहा है ना, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन, ये मुझे कैलकुलेट करना है। आपको ध्यान देना है कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल दिया हुआ है, क्योंकि इनिशियली तो रखा था वो, इनिशियली 0 था वो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सो हम क्या जानते हैं बाय द रिलेशन, रिलेशन हम क्या जानते हैं, आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या है, गन प्लस बुलेट। ठीक है, बिफोर स्ट्राइकिंग, ठीक है, या बिफोर फायरिंग, ऐसा कर लो, बिफोर फायरिंग। नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम, कुल मिला के ये बोला जा रहा है नेट। अभी इसको देखो, बेसिक जो तरीका है वो केवल देख लो अभी, उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका भी इसका बता देंगे। ठीक है, सो गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम। ठीक है, इनिशियली तो आप देखिए, तो इनिशियली आप ध्यान दोगे तो दोनों को दोनों जीरो हो जाएगा, दोनों को दोनों जीरो होने वाला है। ठीक है, देखो ना, मोमेंटम ऑफ गन क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन कितना है 6 kg, 6 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। शुरुआत में तो जीरो ही ना रखल था, तो ये जीरो हो गया, तो कितना हो गया 0।
मोमेंटम ऑफ गन इज 0, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा। देखो ना 0.01 kg इंटू 0 इज 0। M1 U1 M2 U2, समझे? मतलब कि आपका जो इक्वेशन होता है हमारा कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसमें से ये वाला टर्म तो पूरा 0 है, पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो मास ऑफ द आई मीन द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग इज 0, राइट? ओके, अब आइए द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज गन प्लस बुलेट आफ्टर फायरिंग, है ना? आफ्टर फायरिंग आई मीन मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। फाइनली कितना मोमेंटम ऑफ गन कितना होगा यहाँ पे देखो, मोमेंटम ऑफ गन इज मास ऑफ गन, तो मास ऑफ गन तो उतना ही रहने वाला है 6 kg इंटू वेलोसिटी कितना है इसका पता नहीं, इसको हमको कैलकुलेट करना है। V2 कर लें, ये क्या है मेरा M1 V1 M1 U1 इट इज V1, ठीक है? इसको V1 मानेंगे। उसके बाद मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू 0.01 kg इंटू V2, ये M2 V2 है ना, M1 V1, ये देखो M1 V1 और M2 V2 V2 कितना है 300 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं? हो जाएगा। सो नेट मोमेंटम कितना होगा जाने मन यहाँ पे देखिए 6 इंटू V1, देखो 6 इंटू V1 बोले तो M1 इंटू देखो ना M1 V1 प्लस M2 V2 दैट इज 0.01 इंटू 300, 0.01 इंटू 300, ये क्या दिया हुआ मेरा M2 V2 दिया है, ये मेरा आ जाएगा नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग। होगा कि नहीं होगा? अब बात यहाँ पर यह है कि हम जानते हैं कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है? तो अब यहाँ पे M1 U1 प्लस M2 U2 ये तो पूरा का पूरा 0 है, तो आप इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, समझे कि नहीं? क्लियर है? बाद में आप इसको नेक्स्ट पेज में आप इसको कर लीजिएगा कि वी नो दैट कि M1 U1 प्लस M2 U2 ये तो पूरा नेट ये तो पूरा 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो फिर आप इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, सिंपल। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करके आप V1 का निकाल, देखो ना 1 2 3 4 को है, 4 पैरामीटर है, 1 2 3 4 पैरामीटर हो गए। अब 4 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर दिया हुआ है, एक निकालना है, निकाल लो, बात खत्म हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एक वैल्यू लाइए, ये दोनों को मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। उधर जाके नेगेटिव करके ये माइनस आएगा, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, विच मीन्स दैट कि V1 का वैल्यू जो वो नेगेटिव आने वाला है फॉर श्योर, पक्का नेगेटिव होगा। देख लो V1 इज इक्वल्स टू माइनस 0.01 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 6, ये देखो जो भी कटेगा माइनस में आंसर आएगा, मतलब कि V1 जो है वो नेगेटिव है। बोले तो जिधर V2 गया है उसके उल्टे डायरेक्शन में V1 आया होगा। सही बात है कि बुलेट अगर उधर गया है तो गन पीछे आएगा, सीधी सी बात, समझे कि नहीं? चलिए इसको कैलकुलेट करके कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा, आराम से हो जाएगा मेरे ख्याल से। 6 × 6 6 5 30 हो जा रहा है, राइट? आगे कर लीजिएगा, फाइन। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग फिर से दोबारा वाह। चलिए आगे बढ़े। देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ठीक है? आराम से एक बार में बन जाएगा, इतना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक? बस ये थोड़ा सा देख लो कि कैसे चल रहा है, ठीक है? सपोज दैट कि आपके पास एक गन है और दूसरा आपके पास बुलेट है, ठीक? गन और बुलेट दोनों मिलकर एक सिस्टम बनेगा, ठीक है? तो गन का हम इसको मान लेते हैं M1 और इनिशियल U1, ठीक है? इसको M2 और इनिशियली U2, ठीक? उसी प्रकार से कोलिजन के बाद ये गन का हो जाएगा M1 V1 और ये बुलेट का हो जाएगा M2 V2। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताइए मेरे को कि नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग इज ऑलवेज हैज टू बी 0, हमेशा 0 ही रहेगा। हम लोग क्या जानते हैं कि अभी हम अगर इनिशियल वाला निकालते, इनिशियल वाला सिस्टम कैसे निकालते? M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2, यही ना करते जी?
देखो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू 0 आना है। ये पूरा पूरा 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि m1 का तो है, चलो ठीक है, कुछ मास है, लेकिन वेलोसिटी इसका 0 है शुरुआत में, कुछ हिल ही नहीं रहा है, मूव ही नहीं किया, तो ये 0, तो फिर इसका प्रोडक्ट 0। इसका कुछ मास है लेकिन ये 0 है, तो फिर इसका प्रोडक्ट 0 है, ये टोटल 0 कर दिया। ये हुआ। लेकिन अब आफ्टर फायरिंग जो है, ये आपका v1 जो है ना, v1 इसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी, क्योंकि v1 जो है गन के लिए है, तो गन ना पीछे आएगा, तो इसलिए उसको रिकॉइलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। समझ गए? तो आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा मेरा, m2v2 सॉरी, आफ्टर फायरिंग नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना होगा ये देखते हैं। नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट होगा कि नहीं? सो क्या होने वाला है मेरा, m1v1 प्लस m2v2, राइट? होने वाला है ये। दिस हैज टू बी इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम, शुरुआत वाला, इट इज इक्वल टू बी 0। ये 0 नहीं है लेकिन होना है कि नहीं? या चलो ठीक, इतना मेरा नेट मोमेंटम आने वाला है। ठीक, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो दैट। ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी ऑलरेडी नो दैट। इतना तुमको करने की जरूरत नहीं है, बस केवल बता रहे हैं ट्रिक तक पहुंचे कि कैसे आए, नहीं तो अंदाजे बोलोगे ऐसे कैसे। वी नो दैट कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये हम प्रूव किए हुए हैं। m1u1 प्लस m2u2, ये तो पूरा वैल्यू 0 कर दे रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू 0। अरे यार, इसको वाला इधर कर दिया और ये 0 यहाँ कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं ना, नहीं। तो वही चीज़ हम करें। ठीक, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आ जाओ, m1v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2v2। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। ओके, अब यहाँ पे आइए, v1 इज इक्वल्स टू, v1 क्या होगा, v1 होने वाला है हमारा माइनस ऑफ m2v2 अपॉन m1। m1 क्लियर है कि नहीं? एक ये हो गया रिकॉइलिंग वेलोसिटी, ये आ गया रिकॉइलिंग वेलोसिटी। रिकॉइलिंग वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2, या फिर इसको याद रखना, ये वाला ज़्यादा आसान है। ये वाला कैसे आसान है ये अभी हम बताते हैं। ठीक है, एक काम करो, इसको जो है वो छाप लें। ओके, अब आइए देखिए, हम क्या निकाले हैं कि m1v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2v2, ये हम निकाले हैं, राइट कि नहीं? ओके, m1 क्या है मेरा? 6 kg। नहीं, m1 क्या है? मास ऑफ गन, राइट? ये देखिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। v1 क्या है? गन का ही था ना, वेलोसिटी ऑफ गन का ही रे, गन है v1 गन। हम भी बुलेट बोल रहे हैं। मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ इनटू वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसको याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, दिस इज द ट्रिक। मास ऑफ द गन पूछेगा, इसको डिवाइड कर दो इधर से, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ द गन, इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी, यही है वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग, इसी को हम कहते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी। द वेलोसिटी विथ विच द बुलेट, आई मीन द वेलोसिटी विथ विच द गन कम्स फॉरवर्ड, आई मीन बैकवर्ड। ठीक है कि नहीं? तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी बार बार पूछेगा मान लो, तो इसके लिए अलग से कर लो इसको, अदरवाइज आप केवल ये एक्सप्रेशन याद रखते हो। अच्छा हाँ, ध्यान रखना कि दिस इज ट्रू फॉर ओनली केस ऑफ बुलेट एंड द केस ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम। हर जगह के लिए इसको मत कर लेना, हाँ इनिशियली तो 0 हो जाएगा, केवल इसमें होगा, ठीक है? हर बार नहीं, समझ गए? इसके लिए केवल बताते हैं, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय
मास ऑफ गन। सिंपल, क्लियर है कि नहीं? आप मेरे हिसाब से ये वाला याद रखोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, बस प्रोवाइडेड दैट कि आपको याद रहे कि m1 क्या है, v1 क्या है, m2 क्या है, v2 क्या है। इसलिए आप ये वाला याद रखिएगा फिर, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बट विथ अ नेगेटिव साइन। सिंपल, क्लियर है? इसको याद रखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट वाला तुमको ज़्यादा ये लगेगा, ठीक ना? फाइन, चलिए, सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ योर चैप्टर। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है, ठीक है? दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफिशियली। इफ यू हैव एनीथिंग और समथिंग टू आस्क यू मे प्रोसीड विथ योर डाउट्स। कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हैं। अंग्रेजी कमजोर है क्या आप लोग की? नहीं। क्लियर है? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है? बाय द नेक्स्ट विल गो बाय द नेक्स्ट चैप्टर जो कि मेरे ख्याल से ग्रेविटेशन है ना। अगला चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन शुरू करेंगे इन फिजिक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए इसको हम लोग लास्ट बार ले लो।